गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की सुबह आपके नाम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जो चौथे चैप्टर के प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, उसको लेकर मैं आया हूं। इतिहास के पार्ट चौथे चैप्टर का जो प्रश्न है उसको लेकर मैं आया हूं। आपके टॉपिक का नाम है औद्योगिकरण का युग। यह औद्योगिकरण का युग, इससे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको बताए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपके बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसको आसान कर देना, उसको आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट कर देना, ताकि आपको एग्जाम का बिल्कुल भी डर ना लगे। जिस उद्देश्य को लेकर मैं आपके सामने हूं, मेरा मानना यह है कि अगर 20 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आइए देर नहीं करते हुए इस सेशन की स्टार्ट करते हैं। और आपसे केवल एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। गुरु दक्षिणा बस इतनी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। पढ़ने और पढ़ाने का शौक है मेरा, इसीलिए मैंने तमाम सारी व्यवस्थाएं आपके लिए की हैं, ताकि मैं आपको एग्जाम के टाइम भी आपसे जुड़ा रहूं, दूर ना हो। ठीक है, आप बस जरूरत है तो धैर्य से देखने की। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर भविष्य को उज्जवल करना है तो जुड़ना पड़ेगा। चैनल का नाम है अखिलेश एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर। तो आइए देखते हैं कि इस पिटारे में आपके लिए क्या रखा गया है। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि शासकों ने किसको एक विशिष्ट उत्पाद प्रणाली के अधिकार दिए। शासकों ने किसको एक विशिष्ट उत्पाद प्रणाली के क्या दिए, अधिकार दिए। देखिए पेन छूट गई है, ले लेते हैं, खैर ठीक है। तो देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का जो जन्म हुआ था, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां आई थी, तो आई थी इंग्लैंड में। ठीक, लिख लीजिएगा कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी। ठीक है, इंग्लैंड में आई थी। ठीक, इंग्लैंड ही औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया था। अब देखिए इसमें क्या है, गिल्ड को, चाय को, अफीम को, नील को। तो गिल्ड को दिया था, ये आप ऑप्शन लगा दीजिए। सबसे पहले कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, सबसे पहले प्रश्न को आंसर आप दे दीजिए, फिर मिलाइए कि सही हुआ कि गलत, इससे आपका आंकलन सही हो जाएगा। गिल्ड क्या है, गिल्ड शिल्पकारों तथा व्यापारियों का संघ है। क्या है, संघ है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। गिल्ड क्या है, एक संघ का नाम है जो शिल्पकारों और व्यापारियों का है। आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, कपास आधारित उद्योगों की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी। कपास आधारित उद्योगों की स्थापना, तो आप जान लीजिएगा औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जहां आई है वहीं पर कपास आधारित उद्योग भी स्थापित हुए थे। और ये जगह थी फ्रांस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और भारत। तो जान लीजिएगा ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, इसी को इंग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और यहीं का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है डेट्रॉयट। क्या है, डेट्रॉयट। देखिएगा, डेट्रॉयट इतना महत्वपूर्ण है डेट्रॉयट कि सभी जगह के जहां जहां सूती वस्त्र के उद्योग के केंद्र हैं सभी को डेट्रॉयट के नाम से जानते हैं। ठीक ना जी। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग होती है। कपास और ऊन की कताई के लिए तो ये याद ही करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फुलर्ज, कार्डिंग, स्पिनर, स्लेप्टर, ठीक है, स्टेपलर है। शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए ये है कार्डिंग। ठीक है, अब इसमें कुछ जानना ही नहीं है। कपास या ऊन की कताई, जो धागा बनता था उसके लिए कार्डिंग तकनीकी का प्रयोग होता था। जैसे अपने यहां गांधी जी चरखे से उसका क्या करते थे, धागा बनाते थे।
1871 ईस्वी में भाप इंजन का पेटेंट किसने करवाया था? तो नाम भाप इंजन से पता है कि एक निकम्मा बालक था ये, जेम्स वाट, ठीक है, जो खाने के लिए दिन भर किचन में बैठा रहता था, लेकिन एक दिन उसको दिमाग में आ गया कि भाई ढक्कन जो पतीली पे रखा गया है वो क्यों बार बार उठ जा रहा है खौलते हुए पानी में, ठीक है। तो उसने बड़ा सा छोटा टुकड़ा रखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन कुछ समय के बाद वह उसको बार बार उठा दिया करती थी, ठीक है, जो अंदर की भाप थी। तो उसको समझ में आ गया कि भाप में तो बड़ी ताकत है, और इसी को लेकर उसने इंजन को बना दिया और वही रेल में प्रयोग हुआ। यानी रेल के इंजन का आविष्कार कौन किया है? जेम्स वाट। ये स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड। कहां का था? स्कॉटलैंड। तो कोई जरूरी नहीं, हर व्यक्ति की, हर बालक की अपनी प्रतिभाएं होती हैं। कोई सभी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर नहीं बन सकते, कुछ वैज्ञानिक और आविष्कारक भी बन सकते हैं। और मैंने कहा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा ये जरूरत नहीं होती है कि नहीं आप बहुत बड़े बड़े पदों को ही सुशोभित करेंगे। आपके अंदर प्रकृति ने अलग तरह की क्षमता अगर व्यक्ति की भरी है तो उस तरह का आप व्यक्ति बनेंगे। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन करना चाहिए, ठीक है, पहले प्रयास कर लेना चाहिए, फिर तो काम करना ही है। कह रहा है कि श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने के क्या कारण थे? श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध क्या कारण थे? तो जब नई प्रौद्योगिकी आती है तो होता क्या है? रोजगार, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, ये सभी। तो होता क्या है? प्रौद्योगिकी, जैसे देखिए जब मशीनों का युग आ जाएगा तो लोग बेरोजगार होने लगेंगे, क्योंकि मशीनें 100 आदमी का काम पता है 2 मशीन कर रही है, तो क्या बढ़ेगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए गांधी जी भारत में मशीनीकरण के विरोध में थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो मशीनीकरण का चाहते थे, क्योंकि एक रोड अगर 10 दिन में बननी है तो वो मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? कम से कम साल भर में बनाएंगे, एक तरफ से टूटता हुआ जाएगा, ठीक है ना जी। आज देख रहे होंगे। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग था? ठीक, देखिए ये 7वां प्रश्न होना चाहिए था, इसका नाम 17 लिख दिए हैं। खैर ये कौन सा प्रश्न है? 7वां प्रश्न है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सा उद्योग था? तो ये औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे पहले कपास उद्योग पर ही काम हुआ है, यानी काटन, सूती वस्त्र बनाने का। तो ये इसका ये आंसर सही है। अगला है, अब नंबर को आप विशेष ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। गुमास्ता क्या है? गुमास्ता क्या है? गुमास्ता, तो गुमास्ता वस्त्र उद्योग में ऐसे लोग थे जो वेतन भोगी थे। वेतन भोगी कर्मचारियों को दिहाड़ी पे नहीं रहते थे, इनको मंथली वेतन दिया जाता था, उन्हें हम गुमास्ता कहते थे। और इनका काम क्या था? सूती कपड़ों की गुणवत्ता की पहचान करना, सूती कपड़ों की गुणवत्ता की पहचान करना, ठीक है। गुमास्ता लोग क्या करते थे? सूती कपड़ों की गुणवत्ता की पहचान करते थे। आइए इसके बाद मैं बात करूं, कह रहा है गुमास्ता का क्या अर्थ है, क्या कार्य था? तो आप वही मैंने कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना, पहचान करना, जांच करना, ठीक है, ये आंसर इसका होगा। इसके बाद देखिएगा, हाँ यहां से सही है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत, अब देखिए नंबर को सुधार लीजिए पहली बात तो, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे आप सभी। नंबर को सुधारिए। हाँ यहां पे आप कर लीजिएगा कितना? 9, ये है 9, क्लियर। इसके प्रीवियस में जाएंगे तो ये है 8, कितना है? 8, ठीक है। इस सॉरी, ठीक है 8। इसके प्रीवियस में जाएंगे, ठीक है। तो भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहां हुई? भारत में अगर बात करें, पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना, लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, कहां हुई है? तो आपने टिक लगा लिया होगा, ये हुई है जमशेदपुर में। कहां? जमशेदपुर कहां है? झारखंड, भारत का एक जिला है झारखंड, ठीक है, जो खनिजों के लिए जाना जाता है। झारखंड का एक रुर प्रदेश है, ठीक है, जो लौह उत्पादन और कोयला के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। रुर क्यों कहा जाता है? रुर जर्मनी का एक क्षेत्र है जहां कोयला और लोहा बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसी से इसकी तुलना की जाती है। छोटा नागपुर का पठार नाम है, क्या है? छोटा नागपुर का पठार। मैप में दर्शाने के लिए आ सकता है, ये कहां है? झारखंड में।
इसे क्या कहते हैं, रूर कहते हैं। रूर, रूर क्या है, जर्मनी की जगह है जहां कोयला और लोहा ज्यादा पाया जाता है। उसी तरह से झारखंड में भी लोहा और कोयला ज्यादा पाया जाता है। तो झारखंड जमशेदपुर। ठीक, आगे बढ़िए। आगे है कि बड़े उद्योग भारत में कहां स्थित हैं। बड़े उद्योग भारत में कहां स्थित हैं, तो बंगाल में, चिंसुरा में, मद्रास में, सूरत में। तो देखिएगा, चूंकि अंग्रेजों ने बंगाल को ही, ठीक है, महत्वपूर्ण अड्डा बनाया था, इसलिए बंगाल में ही ज्यादा उद्योग, उधर ज्यादा खनिज पदार्थ हैं। उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ठीक है, उसमें ज्यादा, और उधर से उस समय क्या पटसन भी ज्यादा उगाया जाता था, इसलिए उद्योगों की सबसे ज्यादा स्थिति और उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा वहीं हुआ है। खैर ठीक, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। तो आर्थिक विकास की रीढ़ मैंने पढ़ाते समय बहुत बार आपको समझाया है कि रीढ़ का मतलब होता है जिसपे सारे उद्योग डिपेंड हों। तो आप जानिए, सारे उद्योगों में मशीनें काम करती, मशीनें किससे बनती हैं, तो लोहा से बनती हैं। किससे बनती हैं, लोहा और इस्पात उद्योग, इस्पात से बनती हैं। तो इसका आंसर होगा लौह एवं इस्पात उद्योग। ठीक है, कह रहा है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। देखिए, प्रश्न पर नंबर पर मत जाइएगा, नंबर एडिट करना। मैंने कहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उठाया गया है, तो नंबर को सही करना भूल गए हमारे टाइपिस्ट महोदय। खैर ठीक है, आप क्रम इसको क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि सूती कपड़ा मिल रूपरेखा किसने रखी थी। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। जॉन राइट ने, रिचर्ड आर्क राइट ने, एंड कार्नेगी ने, जेम्स वाट ने। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न के आंसर को, देखें आप लोग क्या लगाते हैं। ठीक है, जल्दी करिए। तो इस प्रश्न का आंसर आप लगा लिए होंगे। इसका आंसर है रिचर्ड आर्क राइट। रिचर्ड आर्क राइट। मुझे लग रहा है यह प्रश्न 2 बार दोहराया गया है। किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों अथवा शिल्पकारों के समूह संगठित हुआ करते थे। अभी इसका मैंने व्याख्या की है। तो प्रणाली कौन थी सी थी, क्या सहकारी प्रणाली थी, नो। गिल्ड प्रणाली थी, वो कौन सी प्रणाली थी, गिल्ड प्रणाली। श्रम साधन प्रणाली, नो। आदि औद्योगिक प्रणाली, नो। तो क्या है, ये गिल्ड प्रणाली है। आगे देखिएगा, रेशों के आधार पर ऊन छांटने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था। रेशों के आधार पर जो ऊन को छांटते थे, क्या उनको बुनकर कहते थे, क्या उनको फुलर्ज कहते थे, क्या उनको रंगसाज कहते थे, नहीं, उनको स्टेपलर कहते थे। क्या कहते थे, स्टेपलर कहते थे। ठीक ना, आगे बढ़िएगा। कह रहा है ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहां स्थापित किए गए थे। ब्रिटेन के अंतर्गत, ठीक है, कपड़ों के फिनिशिंग सेंटर कहां स्थापित किए गए थे। तो जल्दी से बताइएगा। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। क्या है, लंदन। मैप में दिखाने के लिए आ सकता है विश्व की। और ये कहां है, टेम्स नदी पर है। कहां, टेम्स नदी पर। ठीक है, ब्रिटेन की ये नदी है टेम्स, उसी पर लंदन है। ठीक है ना जी, ये ब्रिटेन की राजधानी है। तो यहीं पर कपड़ों की फिनिशिंग की जाती थी। आगे है, सूत काटने की मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था। स्पिनिंग जेनी, ठीक है। तो देखिएगा, 1784 में जेम्स हॉपकिंग ने, 1754 में जेम्स प्रिंसेप ने, 1804 में न्यू कॉमन ने, और 1764 में जेम्स हर ग्रिप्स ने। तो ये आंसर ये सही है, निश्चित रूप से आप लगाइएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। तो ये प्रश्न आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न के नंबर इधर उधर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्रश्न के नंबर पर मत जाइएगा, केवल आंसर करने की कोशिश करिएगा। और ये कमी जो आज की ये प्रश्न वाली हुई है नंबर वाली, वो सही कर दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ये 40 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस 40 दिनों में कम से कम सारे सब्जेक्ट के बहुविकल्पी आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे और अपने एग्जाम को बहुत बेहतरीन से बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।